नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टोल टैक्स के बारे में। सड़कें बन रही हैं, विकास के नाम पर सबसे ज़्यादा जिसकी चर्चा हो रही है, वो सड़कों की हो रही है। क्या हाईवेज बन रहे हैं और जो हाईवेज बन रहे हैं, कमाल कहाँ से कहाँ इतने कम समय में चले जाते हैं और सबसे ज़्यादा इसमें नाम हो रहा है नितिन गडकरी साहब का। आपको याद होगा कुछ दिन पहले, मुझे लगता है 2 साल हो गए इस बात को, कि नितिन गडकरी सबसे बड़े परफॉर्मिंग मिनिस्टर हैं। मोदी मंत्रिमंडल में सबसे बेहतरीन काम जो है वो नितिन गडकरी कर रहे हैं और नितिन गडकरी जो काम कर रहे हैं उसमें खूब सड़कें बन रही हैं। उन्होंने बताया भी था कि कितनी सड़कें हमने बना दी, डेली कितनी सड़कें बन रही थी। मैं अभी उसका आंकड़ा पेश नहीं करूंगा। ये भी कहा गया कि वो जो सड़कों की पहले जो लंबाई होती थी वो लंबाई केवल नापी जाती थी। इतनी सड़कें हमने बनाई। अभी अगर 4 लेन 4-4 8 लेन की सड़कें हैं और मान लिया कि 100 किलोमीटर की सड़क है वो, तो 100 गुने 8 कर देते हैं उसको, यानी 800 किलोमीटर सड़क बन गई। पहले कहा जाता था कि 100 किलोमीटर सड़क बनाई, 4 लेन 100 किलोमीटर, तो ये भी अलग कहानी है। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे जो किया जा रहा है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे किया जा रहा है और कहा जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होगा देश का तो भारी इन्वेस्टमेंट आएगा। अब कितना इन्वेस्टमेंट आया है इसका कोई सही सही आंकड़ा अगर ढूंढने जाएंगे तो बड़ा मुश्किल होगा सही आंकड़ा ढूंढ पाना। लेकिन कर्ज कितना भारी लिया गया है, देश के ऊपर कितना कर्ज बना है, तो पिछले साल की बात थी, एक आंकड़ा था जिसमें कहा गया कि डेढ़ 150 लाख करोड़ रुपया का कर्ज लिया गया। और ये भी चर्चा आई कि जो उनके नरेंद्र मोदी जी से पहले जो प्रधानमंत्री बने, वो तमाम प्रधानमंत्रियों ने जितने कर्जे लिए, उनका कर्ज कुछ बताया जाता है 2014 के पहले तक का जो कर्ज था वो 50 लाख करोड़ रुपया का कर्ज था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने अकेले 10 वर्षों में 150 लाख करोड़ रुपया का कर्ज देश पे चढ़ा दिया। उनके जो प्रशंसक हैं वो मानते हैं कि कर्ज हुआ तो क्या हुआ, तरक्की तो हुई, और जब तक तरक्की नहीं होगी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, और जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा देश में रोजगार नहीं बढ़ेगा, देश तरक्की नहीं करेगा और आर्थिक दुनिया में सिरमौर नहीं बनेगा। हालांकि ये सब गप है। और राहुल गांधी जो अक्सर कहते हैं कि एक उद्योगपति को या दो उद्योगपति को आगे बढ़ाने के लिए पूरी सरकार लगी हुई है, और ला बार बार नरेंद्र मोदी जी पर आरोप लगता है कि नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं उसमें अडानी को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। दुनिया के बाहर के देशों में जहाँ यात्राएं कर रहे हैं वहाँ अडानी को कैसे वहाँ प्रोजेक्ट्स मिले इस पर काम करते हैं नरेंद्र मोदी जी। भारत तो पूरे तौर पे जो है अडानी जी के सामने जो है नतमस्तक है। भारत सरकार, भारत की जो पूरी डेवलपमेंट की जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, या कहिए कि जो डेवलपमेंट पे जो काम कर रहे हैं, जो मंत्रालय है, वो तमाम, चाहे वो सड़क का मामला हो, चाहे वो एयरपोर्ट का मामला हो, चाहे वो पोर्ट का मामला हो, चाहे सीमेंट का मामला हो, और तमाम चीज़ों में अडानी साहब जो, अब तो वो रक्षा मामलों में भी अडानी साहब का इंटरफेरेंस है, वो सब कर रहे हैं। खेती में है ही, एग्रीकल्चर में भी है वो, तो तमाम चीज़ों में है। और राहुल गांधी जो बार-बार कहते हैं कि किसी को एकाधिकार दिया जाना गलत है, मोनोपोली क्रिएट किया जाना ज़रूरी है। सारे संसाधन किसी एक उद्योगपति के हवाले कर देंगे, खान से लेकर के सड़क तक, सड़क से लेकर के पोर्ट तक, तो फिर देश जो है किसी कुछ लोगों की मुट्ठी में चला जाएगा। इसी यही आपत्ति है। कई लोग बोलते हैं कि क्या राहुल गांधी अडानी के खिलाफ हैं, और राहुल गांधी अगर आते हैं सत्ता में तो क्या अडानी को हटा देंगे, अडानी को की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर देंगे। सवाल ये नहीं है राष्ट्रीयकरण कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। सवाल ये है कि, और मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने इस तरह से कहा भी नहीं है कि राष्ट्रीयकरण कर लिया जाएगा, और वो भी गलत माना जाता है। लेकिन ये है कि मोनोपोली ना हो, टेंडर भरे लोग और टेंडर में लोग आए और उनमें से ये ध्यान रखा जाए कि किसके पास क्या जा रहा है। कंपटीशन कमीशन जो गठन किया गया था उसके उसके पीछे मंशा यही थी। कंपटीशन कमीशन यानी प्रतियोगिता आयोग, प्रतिस्पर्धा आयोग, ताकि कंपनियों में प्रतिस्पर्धा हो। जो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का एलपीजी जिसको कहते हैं, उसका जो मूल था उसमें ये था कि बाहर से कंपनियां आएंगी और कंपटीशन एक हेल्दी कंपटीशन होगा। और उसमें वो सेक्टर भी खोले गए जो पब्लिक सेक्टर थे। पब्लिक सेक्टर में 17 में से कुछ 9 या 10 सेक्टर को खोल दिया गया ये प्राइवेट के लिए, कि प्राइवेट लोग भी आएंगे और उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और एक हेल्दी कंपटीशन खड़ा होगा, और उससे आम नागरिकों को सस्ते दाम पर ज्यादा अच्छी चीजें मिलेगी। ये कॉन्सेप्ट था। लेकिन वस्तुस्थिति क्या हुआ? वस्तुस्थिति ये हुई कि सरकारी कंपनियां पीछे चली जाती रही, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे देश में रिश्वत जो है
चलन बन गया है। मुझे याद आता है नमक का दरोगा, कहानी बहुत पहले लिखी थी प्रेमचंद जी ने, उसमें था यही कहानी थी नमक का दरोगा की। और उसमें था कि ये जो सैलरी जो है वो तो पूनम का चांद है, एक दिन आता है महीने में, लेकिन ये जो ऊपर से जो थी वही मूल है। तो वो देश के रगों में, या कहिए कि हमारे देश के जो नागरिक हैं उनमें ज्यादातर लोग, बहुत कम लोग हैं जो बेहद ईमानदारी से अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करते हैं और उसमें सैलरी पे डिपेंडेंट है, कोई गलत काम नहीं करते हैं। वो 5% हो सकते हैं, 10% हो सकते हैं, लेकिन 90% लोगों का जो आचरण है वो उसमें है करप्शन, उसमें घुसा हुआ है, बुरी तरह से घुसा हुआ है। और जब करप्शन घुस जाता है, अब तो देखिए सरकार करप्शन कर रही है। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला आया था वो क्या था? इलेक्टोरल बॉन्ड सरकारी करप्शन है कि आप जो है कंपनियों पे दबाव बनाते हैं कि आपकी पार्टी को चंदा दिया जाए। आप कंपनियों पे दबाव बनाते हैं कि आप जो है इनके पार्टियों के आयोजन किए जाए और पार्टी को उनके नेताओं को पैसे दिए जाए चुनाव लड़ने के लिए, वगैरह वगैरह कई सारी चीजें हैं उसमें। और उसके बाद आप देखिए कि जो अक्सर कहते रहते हैं राहुल गांधी भी की ये जो अडानी को जो देश दिया जा रहा है उसका बड़ा खामियाजा होगा। और ये बात सही है। अडानी जी फाइनली जो है, अभी मैं जिसका जिक्र करना चाहता हूँ, ये देखिए कि सड़कों की बात मैं कर रहा था, तो ये खूब प्रचारित किया जा रहा है कि देश भर के टोल नाके खत्म हो गए। ये हेडिंग लगाई जा रही है गटर मीडिया द्वारा। इस हेडिंग का मतलब क्या होता है? टोल नाके खत्म हो जाएंगे मतलब अब टोल चेक नाका कहीं नहीं होगा, पैसे नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन उसमें सही क्या है? उसमें सही है कि टोल नाका जो है, अब जो गाड़ी रुकती है, गाड़ी रुक करके जो पैसे देते हैं उस पर और उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ती है, वो अब खत्म किया जा रहा है। बीच में फास्टैग लाया गया था और उसमें जो है था कि आपकी गाड़ी पे लगा हुआ है और वो उससे जो आपने पैसा रखा हुआ है वो कट जाएगा और आप जो है आराम से आगे चले जाएंगे। लेकिन उनको वो जो है डिवाइस देखना पड़ता था। अब नई जो व्यवस्था आ रही है उसमें आपको ये भी जरूरत नहीं है कि भराया कि नहीं भराया। जो फास्टैग है उसकी अब जरूरत नहीं। अब कहा जा रहा है कि जीपीएस आधार पे जो है टोल संग्रह होगा और उसमें आपको जो इसमें संशोधन भी किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 को संशोधित कर जीपीएस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह शुरू करने का ऐलान किया है। इस नए तरीके में टोल कलेक्शन के लिए ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जीएनएसएस का उपयोग किया जाएगा, जिसमें वाहन में ऑनबोर्ड यूनिट्स ओबीयू उसको शॉर्ट में कहते हैं के साथ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम लगा होगा। एक्सपर्ट का कहना है कि एक बार यह सिस्टम पूरी तरह से लागू हो जाने के बाद देश भर में टोल नाके की जरूरत नहीं रहेगी, न ही टोल प्लाजा पर लंबा जाम लगेगा और यह वाहन चालकों का समय भी बचाएगा और टोल टैक्स का कलेक्शन बढ़ाने का भी काम करेगा। तो असल ये है कि टोल टैक्स का कलेक्शन बढ़ाने का काम करेगा। अब देखिए आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा, वो आपको जो है इधर उधर से देना नहीं है, वो आपने लिया हुआ है जीएनएसएस सिस्टम। और जो है वो अब इसमें है कि 20 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा, वो फ्री है। 20 किलोमीटर अगर आप यात्रा करते हैं उस पर जो हाईवे है, जो अ, राजमार्ग है, जो एक्सप्रेस वे है, वहां पे नहीं लगेगा। लेकिन 20 किलोमीटर से जब आगे हो जाएगा तो आपको ये जो 20 किलोमीटर माफ है उसका भी साथ में जोड़ करके टैक्स भरना पड़ेगा। और देख लीजिए अभी है कि इसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई सालाना लगभग 40,000 करोड़ रुपए का टोल जमा करता है, इतना रेवेन्यू मिलता है। और अगले 2-3 वर्षों में यह बढ़कर 1.4 खरब रुपए हो जाने की उम्मीद है। तो समझ लीजिए 1.4 खरब का मतलब समझ लीजिए कि 40,000 से 1.4 खरब, लाख, हजार, लाख, करोड़ और 100 अरब, 100 करोड़ बराबर 1 खरब। तो 140 करोड़ रुपए हो जाएगा। यानी 140 करोड़ का मतलब हुआ लगभग 3.5 गुना बढ़ जाएगा 2-3 सालों में टैक्स। तो ये जो टैक्स जो वसूला जाएगा वो किससे लिया जाएगा? हमसे, आपसे लिया जाएगा। आप कह सकते हैं कि जो गाड़ी चलाएगा वो देगा ना, हम तो गाड़ी चलाते नहीं है, तो हम जब गाड़ी नहीं चलाते तो हमसे कौन लेगा? लेकिन गाड़ी आप नहीं चलाते, लेकिन जो यात्रा वाहन है या बसें हैं या ट्रक है जिसपे सामान जो है इधर से उधर लाया जाता है, सब्जी से लेकर के अनाज तक तमाम चीजें जो है, जो कमर्शियल व्हीकल है उस पे भी लगेगा। तो कमर्शियल व्हीकल पे जो टैक्स लगेगा वो जो पे करेगा टोल टाका नाका पे, जाहिर है हमारी जेब से वो कटेगा।
तो हर आदमी को उसमें पेमेंट करना है। तो अब समझिए कि इतना जो कलेक्शन किया जा रहा है, 3.5 गुना जब बढ़ जाएगा, तो उसमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे शेयर है, ये भी समझिए। ये सबसे बड़ी लूट है जिस पर आम आदमी का ध्यान नहीं है। और आम आदमी को लगता है कि अरे हमको कहाँ इस समय पढ़ना है, हम तो सुबह से शाम अपने काम में अपने पैसे में लगे रहते हैं, नौकरी करें, पैसा आए और परिवार चले। लेकिन परिवार चलाना तो बिल्कुल सही है, हर आदमी ये चाहता है। लेकिन आपको लूट कौन रहा है, ये भी तो आपने ध्यान रखना है। आप कमा रहे हो, लेकिन आपको कैसे लूटा जा रहा है, ये भी समझना। और ये देखिए एकदम, ये इसको कह सकते हैं कि अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो अदृश्य शक्ति है जो आपसे पैसे वसूल कर रहा है। इसलिए देखिए सामानों के दाम किस तरह से, महंगाई कितनी तेजी से बढ़ी है, इसमें बड़ा असर हुआ है इसका। कि महंगाई पूरी तरह से अनकंट्रोल्ड है, जिसको कह सकते हैं कि हर कोई परेशान है। और कई लोग महंगाई के बारे में जिक्र करते हैं तो बोलते हैं कमाई भी तो बढ़ी है। भाई यहाँ तो रोजगार ही नहीं है, तो कमाई कहाँ बढ़ेगी? 80% लोग जो है रोजगार ढूंढ रहा है। और पहले जो जीवन चलता था वो जीवन जो है बिना पैसों के भी चल जाता था, क्योंकि आपके पास खेती है, आप कोई मजदूरी करते हैं और वहां से आपका कम चल जाता है। अब तो हर चीज के लिए पैसा देना है, अनाज के लिए पैसा देना है, मोबाइल है, पढ़ने के कुछ संसाधन है। पहले पढ़ाई हम लोग पढ़े तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े, कोई पैसा नहीं लगा है। लेकिन अब तो पढ़ाई पढ़ने में देखिए, फर्स्ट क्लास का जो बच्चा जो पढ़ाई, मतलब जो पहली क्लास में भी बच्चा पढ़ रहा है, उसको 1-1 लाख रुपया पे करना पड़ रहा है। आप कहेंगे कि ये सरकारी स्कूल है ना, लेकिन उन सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करके, जहाँ पे वर्नाकुलम मीडियम से पढ़ाई होती है, अंग्रेजी जरूरी है किसी भी नौकरी, अच्छी नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए। और देखिए अभी एक सर्वे आया था, उसमें बता रहा था, लिंक्डइन वालों ने सर्वे किया था उसमें कि 67% के आसपास लोग जो है वो उस योग्यता, जो योग्यता चाहिए, डिग्री तो है, लेकिन वो योग्य नहीं है कि उनको जॉब पे रखा जाए। उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि उनकी इंग्लिश ठीक नहीं है, उनको इंग्लिश नहीं आती है। मल्टीनेशनल होने का मतलब क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि आप ग्लोबल हो जाए। ग्लोबल कैसे होंगे, जब आपको अंग्रेजी आएगी। और उसके बाद जो मल्टीनेशनल कंपनियां है या जो प्राइवेट कंपनियां जो जॉब दे रही हैं, उसके लिए तो आवश्यक है कि आपको अंग्रेजी आए। उसके अलावा आपको कंप्यूटर आए, आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रहे। देश में ढेर सारे युवा हैं जिनको ईमेल भेजना नहीं आता है, जिनको कंप्यूटर हैंडल करना नहीं आता, क्योंकि लगभग सरकारी स्कूलों में समझ लीजिए कि ज्यादातर सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर हवा में पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता, कंप्यूटर ही नहीं। ढेर सारे स्कूल कॉलेज है जहाँ कंप्यूटर लैब के नाम पे लैब तो है, लेकिन वो चलता नहीं। जहाँ है वहाँ पे बड़ी संख्या में बच्चे हैं। तो ये तमाम तरह की परेशानियां हैं। तो जाहिर है डिग्री तो आ जाती है, लेकिन नौकरी के योग्य जो जो चाहिए, जो नौकरी देने वालों को, वो नहीं मिल पाता है। और उसका खामियाजा जो है युवाओं को भुगतना पड़ता है। तो ये है। तो मैं जो बात कर रहा था कि किस तरह से सड़कों के नाम पर, सड़कों में टैक्स के नाम पर वसूली की जा रही है। अभी देखिए, जो मैं चर्चा शुरू की थी, इसमें ये समझिए कि अभी जो एक उदाहरण के तौर पे है कि एक रोड जो है, ये है NH 38, 124 किलोमीटर लंबी सड़क है। और ये सड़क जो है तिरुचि से लेकर के थुबरन कुरुचि मदुरई तक है। ये NH 38, अभी अभी इसके बारे में इसकी बोली लगी थी। और उस पे कहा जाता है कि 4 लोगों ने बोली लगाई थी, और सबसे ज्यादा बोली जो है अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने लगाई। और ये जो है अडानी ने 1692, ये नंबर याद रखिएगा, मैं आगे इस पे चर्चा होगी। 1692 करोड़ रुपया जो है, 1692 करोड़ रुपए की बोली लगाई। और इसमें यह है कि ये TOT मॉडल कहलाता है। इसके तहत राष्ट्रीय राजमार्ग पर 20 से अधिक वर्षों के लिए टोल का संचालन, रखरखाव और संग्रह करने का अधिकार सरकार को एकमुश्त अग्रिम रियायत शुल्क के बदले एक निजी इकाई को पट्टे पे दिया जाता है। ये जो मॉडल है। और TOT बंडल 15 के तहत अन्य 3 बोलीदाता, RBI आर नहीं सॉरी IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, एपिक कंसेशंस 3 लिमिटेड एंड प्रकाश एस्फॉल्टिंग एंड टोल हाईवे, ये 3 और थे अडानी के अलावा, अडानी की जो कंपनी है उनके अलावा। अब इसमें देखिए कि इसमें ये जो है, इसकी और डिटेल जानकारी मैं आपको दूं आपको कि इस खंड में 2 टोल प्लाजा है। इसमें ये जो 124 किलोमीटर की जो सड़क है, इसमें 2 टोल प्लाजा है। एक है बुथाकुड़ी में, दूसरा है चित्तापट्टी में। ये राजमार्ग दोनों 2010 में बनाया गया था, यानी मनमोहन सिंह के रिजीम में बनाया गया था। और टोल संचालन 24 मई 2013 को शुरू हुआ था, मतलब 2013 से टोल शुरू हुआ था, टोल लगना। जैसा कि
NHAI पोर्टल पे बताया गया, मतलब जो उसके वेबसाइट है उस पर, कि निर्माण लागत 419 करोड़ रुपए में ये सड़क बनी थी, 124 किलोमीटर की जो सड़क थी वो। अब ये भी समझिए, जो मैंने पहले कहा था कि 124 किलोमीटर जो है वो उसकी लंबाई के आधार पर, अभी जो सड़कें जोड़ी जाती है उसमें वो कितने लेन की सड़क है उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है उसमें, उससे पहले ऐसा नहीं किया जाता था। तो जो इसका 419 करोड़ रुपया उसकी लागत थी, और कहा जा रहा है कि नवंबर 2024 तक टोल संग्रह 1202 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, यानी तिगुना कमाई हो चुकी है, लगभग 104 करोड़ प्रति वर्ष के दर से। अब जो इसमें देखिए क्या होता है कि जो निर्माण की लागत है, एक तो वो जो पैसा लगाया जाता है वो विदेशी कर्ज लिया जाता है, देश के बैंकों से भी निकाला जाता है पैसा, और दुनिया के दूसरे बैंकों से निकाला जाता है पैसा, और जो देशी विदेशी कर्ज से देश और सरकार की साख पर जुटाई जाती है, ब्याज सहित पहले ही वसूली की जा चुकी है, जो जनता द्वारा, मतलब हम आम नागरिक द्वारा टोल टैक्स देकर चुकाई गई है। अब अडानी को 30 वर्षों का नया एग्रीमेंट दिए जाने के साथ टोल संग्रह, वर्तमान यातायात स्तर, मतलब उसको रोड को मेंटेन किया जाए, और 5% की वार्षिक टोल वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 5,000 से 7,000 करोड़ के बीच जाने का अनुमान है। तो ये देखिए इतना कलेक्शन जो है आने का अनुमान है, 1692 करोड़ रुपए का की बोली लगी है। और जो गडकरी साहब अक्सर कहते हैं कि भाई अगर अच्छी सड़क चाहिए तो आपको भुगतान तो करना पड़ेगा, लेकिन भुगतान करना पड़ेगा मतलब कितने गुना करना पड़ेगा, कितना पैसा देना पड़ेगा आपको, ये तो बहुत जरूरी है समझना, कि हम जो दे रहे हैं वो कितना पैसा, कहीं हिसाब किताब है, आप यहीं कहीं टोल नाके पे जाते हैं तो आपका टैक्स कटता है, अब तो बैंक से कटेगा तो आपको और नहीं पता चलेगा कितना कट गया क्या कट गया, और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कब टोल बढ़ रहा है कब क्या होगा, पहले तो ये नहीं था, आपको पता चला अरे बढ़ गया, ऐसा लोग बोलते थे। तो ये सारी चीजें जो है, अब अच्छी सड़क चाहते हैं तो आपको भुगतान करना होगा, कितनी बार भुगतान करना होगा, विदेशी कर्ज लेते हैं तो उसके लिए भुगतान करते हैं, हम ही भरेंगे, कौन भरेगा, जो कर्जा 150 करोड़ मोदी जी ने लिया है वो भरेगा कौन, हम ही आप भरेंगे, हमारे बच्चे भरेंगे, क्योंकि 50-50 साल के लिए कर्ज लिया जा रहा है, 50 साल तक पे करते रह के, फिर उसके बाद जो है आ रहा है कि आप जो टोल टैक्स वसूल करते हो तो वो भी वसूल कर चुके हैं आप, 3-3 गुना 4-4 गुना आपने वसूल कर दिया है, उसके बाद फिर आप 30 साल के लिए टेंडर दे रहे हो, तो क्या है मतलब, अब ये अदृश्य है ना, देखिए आपसे जो वसूला जा रहा है, अब आप कहोगे हम तो इनकम टैक्स भरते हैं, लेकिन खाली इनकम टैक्स भरने वाले क्या पैसे भर रहे हैं, ये टैक्स रोड टैक्स जो है, और ये भी जान लीजिए कि जो गाड़ी खरीदते हैं, मैं एक जगह पढ़ रहा था, वो आदमी बता रहा था कि 20 लाख गाड़ी का पड़ा, और 8.5 लाख रुपया टैक्स है, बिजली बिल पे हम आपको बता रहे थे कितना टैक्स लग रहा है, कि जितना का बिल है लगभग उतना जो है टैक्स के तौर पे लिया जाता है आपसे। तो टैक्स कितना बढ़ गया है, और बदले में आपको आपको हिंदू राष्ट्र पकड़ा दिया गया है, आपको पकड़ा दिया गया है कि ये जो है तीसरी अर्थव्यवस्था बन रहा है, तीसरी अर्थव्यवस्था बन रही है कि पहली अर्थव्यवस्था बन जाए, इस पर हम पूरा कर चुके हैं, अच्छी बात है, लेकिन पर कैपिटा इनकम का क्या है, क्या हम तनाव में नहीं है पहले से ज्यादा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर हमारे जीवन में ढेर सारी परेशानियां जुड़ती जा रही है, हमको हर जगह पैसे खर्च करने हैं, रोड के लिए पैसे खर्च करने हैं, इलाज के लिए पैसे खर्च करने हैं, शिक्षा के लिए पैसे खर्च करने हैं, तमाम चीजों के लिए भारी कीमत चुकानी है, फिर टैक्स क्यों दे रहे हैं, हमसे टैक्स क्यों वसूला जा रहा है, ये सवाल बनता है ना, लेकिन हम सवाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको पकड़ा दिया गया कि ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, कल मुसलमान चले जाएंगे देश छोड़ करके। तो ये तमाम चीजें जो कही जा रही है, ये बड़ी खतरनाक बात है, हमको आपको अब जागरूक रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से सुविधाओं के नाम पे जो है कुछ नहीं, सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल आप जाएंगे तो वहाँ भारी हालत कर, और आपसे ये भी कहा जाएगा कि देखिए क्या करें, इस देश का जो है 60% आबादी तो 5 किलो अनाज वाला, उसकी जिंदगी हम ही तय कर रहे हैं, लेकिन 60 किलो 5 किलो अनाज वाला भी ये सारा टैक्स भर रहा है, 5 किलो अनाज खाई लेने से जीवन चल जाता है, आप कितना अनाज खाते हो जोड़ लो, कैसे खाते हो, क्या क्या खाते हो, 5 किलो अनाज में क्या होता है, तो वो कहा जा रहा है कि इसमें फ्री दे रहे हैं, लेकिन सबसे टैक्स लिया जा रहा है, राहुल गांधी अक्सर कहते हैं कि जीएसटी जो है सबसे ज्यादा गरीब आदमी चुकाता है, तो जीएसटी जो चुकाता है, कि अब समझिए कोई सामान जो है मुंबई से आ रहा है बिहार, तो उसका आने का खर्च लिया जाएगा, जब विदेश से आ रहा है तो टैक्स वसूला जाता है, फिर यहाँ से चल करके वो आएगा, गांव गांव पहुंचेगा तो फिर वो बढ़ेगा,
तो जो है किसान के यहाँ आप देखते हो कि किसान के यहाँ जो टमाटर 1 रुपए किलो बिक रहा है, आपके शहर में वही टमाटर जो है 25 रुपए किलो बिक रहा है। क्यों बिक रहा है, कैसे बिक रहा है? तो आड़तिये बड़े खाते हैं, उसमें बीच में लोड अनलोड होता है, तमाम चीजें हैं, और वो सब आप पे करते हो। आपको पे करना पड़ता है। जो टमाटर खरीद रहा है, चाहे 1 पाव खरीदे, चाहे 1 किलो खरीदे, सबको पे करना पड़ता है। हर चीज के लिए टैक्स पे करना है। दवाइयाँ तो सबको चाहिए, सड़क पे निकलना तो सबको है, कपड़े तो सबको पहनना, चप्पल तो सबको लेनी है। तो ये सारा हर कोई टैक्स भर रहा है। ये जो एक नैरेटिव चलाया जाता है कि हम इनकम टैक्स वाले जो है, इनकम टैक्स देने वालों का पैसा जो है इन पे खर्च किया जा रहा है, ये भ्रम खड़ा किया जा रहा है। और जो है ये आपको एक दूसरे से, आम नागरिकों को लड़ाया जा रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। और वो पैसा कहाँ जा रहा है? जो पैसा जा रहा है वो बड़ी बड़ी पूंजीपतियों के पास जा रहा है। और वो पूंजीपति जो है पैसों का कैसे कैसे उसकी जो है खेल होता है उसका, वो आप सब जानते हैं। आप देख लीजिए कि आज की तारीख में विधायक का चुनाव लड़ना कितना डिफिकल्ट हो गया, कि कोई सामान्य आदमी चुनाव लड़ नहीं सकता। 10-10 करोड़ रुपए विधायक के चुनाव के लिए खर्च किया जा रहा है। 10 करोड़ रुपए कहाँ से आ रहे हैं? हम इस पर एक और बात कर चुके हैं। हम चाहते हैं कि ये चीजों को समझना जरूरी है हम नागरिकों को। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, हमें समझ में नहीं आएगा। और हम जो ये गटर मीडिया जो एक नैरेटिव करता है, देश तरक्की कर रहा है, देश यहाँ पहुंच गया, पहले देश में क्या था? 2014 से पहले देश में तो कुछ नहीं था, लोग भीख मांग रहे थे। अब देखिए देश में सब जो है सोने की लंका हो गई है, कि ये कि सोने की लंका नहीं बोलिए, सोने की चिड़िया हो गया हमारा देश। तो गप फैलाने में सबसे बड़ा रोल जो है गटर मीडिया का है। हमको आपको ये समझना होगा और जागरूक रहना होगा, पढ़ना होगा, और ढूंढना होगा कहाँ कहाँ क्या क्या लगाया जा रहा है। हमारे ये जो प्रोग्राम है, हम जो प्रोग्राम करते हैं, इसमें हम कोशिश करते हैं कि आपको उन अदृश्य चीजों से, वो जो एक फॉल्स नैरेटिव गढ़ा जाता है, एक जो गप किया जाता है, उससे इतर जो सच है उसके सामने हम आपको लेकर के आए। तो फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।